तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए। वही काम काम काम, घर का काम अभी भी बकाया है, साफ़ सफाई सब कुछ। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, तो चलो मैं शेयर करती हूँ। होप आप लोग समझेंगे मेरी इस परिस्थिति को, जो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करना, लेकिन नहीं कर पा रही थी। लैक ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही थी, बट इट्स ओके। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग एंड आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट्स हैपन विद माई सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड क्यों रही, मैं इतनी ज़्यादा बीमार कैसे पड़ गई, और उसके बाद में मेरी काफ़ी दिन, ऑलमोस्ट 10 दिन तक वीडियोस यूट्यूब पर क्यों नहीं आई, क्या रीज़न रहा, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत क्यों ख़राब हो गई। तो एक एक करके चीज़ें शुरू करते हैं। और आपके ये भी क्वेश्चंस थे कि मैंने अपने बाल इतने छोटे छोटे क्यों करा लिए हैं, तो ये आंसर भी इस ब्लॉग में आपको मिल ही जाएगा। आपको थोड़ा-सा पेशेंस रख के ब्लॉग को पूरा देखना है, ताकि सारी चीज़ें आपको ए टू ज़ेड पता लग जाएँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हुई क्यों? आपने अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने शेयर किया था कि ऑलमोस्ट 102 डिग्री सेल्सियस फ़ीवर मुझे रहता था। 102 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री सेल्सियस फ़ीवर में भी मैंने पढ़ाई की है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेरे पास में जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका बोझ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने कभी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी ही नहीं। हमेशा मेरा दिमाग टेंशन में ही रहता था। हमेशा यही सोचती थी कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे कुछ अर्न करना है, ताकि मैं अपनी मम्मी की हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट है, मेरे लिए तो मेरे पापा नहीं है, तो माँ ही सब कुछ है। तो हमेशा वो वाली फीलिंग आई, कभी ये विचार आया ही नहीं कि मैं लड़की हूँ, मुझे घर में बैठना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। हमेशा से मेरा माइंड एकदम क्लियर था, मेरे माइंड में एकदम चीज़ें क्लियर थी कि मुझे बाहर निकलना है, मम्मी के लिए पैसा कमाना है और अपने घर की परिस्थिति को ठीक करना है, ठीक है? तो दोस्तों, दिल्ली में मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू थी, मैं अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रही थी। लेकिन क्या होता है ना, जब आपके पास में पैसा नहीं होता, जब आप कमा नहीं रहे होते, तो घर वालों पे उतना प्रेशर आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और मेरी आदत भी नहीं है क्रिएट करना। मेरी आदत हमेशा से ये रही है कि अपनी फैमिली को कम से कम टेंशन दे पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी मम्मी सबसे बड़ी चीज़ है मेरी ज़िंदगी की, तो मैं उनको तो 1% 0% भी टेंशन देना ही नहीं चाहती, और अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती गई चीज़ों से। मतलब मम्मी मुझसे बोलती थी, अच्छा खा ले तू, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिया कर, कुछ ये खा ले बाहर का। वैसी चीज़ मैं वैसे ही नहीं खाती हूँ, कभी-कभार मन होता था तो खा लेती थी। लेकिन मैंने भूखे रह के भी प्रिपरेशन की है। आपने अगर मेरी वहाँ की परिस्थिति नहीं देखी है, दिल्ली के मेरे ब्लॉग नहीं देखे हैं, तो जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि मैंने किस-किस परिस्थिति से खुद को सँभाला है। कभी-कभी ऐसा होता था कि आटा ख़त्म हो जाता था, केवल चावल बचते थे, और शाम को मैं देखती थी कि चलो चावल तो रखे हैं डिब्बे में, वो बना लूँगी। लेकिन चावल भी ख़त्म, पैसा भी ख़त्म, आटा भी ख़त्म। तो उसके बाद पानी पी के और पार्ले जी का जो ₹5 का पैकेट आता है ना, उसको खा के मैं पूरी रात गुज़ारती थी, पूरा दिन गुज़ारती थी। तब जाके धीरे-धीरे अपनी हेजिटेशन को कम करते हुए, ओवरकम करते हुए, अपनी मम्मी के साथ में अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करती थी कि मेरे पास में पैसे ख़त्म हो गए हैं, मम्मी कुछ अरेंज करवा दो। कभी उन्हें ऐसे मैंने प्रेशर नहीं दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, जबकि आपको पता है इंसान भूखा नहीं रह सकता भाई, उसको खाना तो बहुत ही नेसेसरी और बहुत ही बेसिक चीज़ होती है हमारी बॉडी के लिए। तो मेरी ये जो बॉडी इतनी वीक हुई है ना, ये ऐसे ही नहीं हो गई है। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं टेंशन में रहूँ या मैं अपने ऊपर ध्यान ना दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़न यही है कि पैसे नहीं है, तो मैं अर्न कर नहीं रही हूँ, तो फैमिली पे मुझे ऐसा लगता है, जब मैं उनसे कोई चीज़ शेयर करना चाहती भी हूँ ना अंदर से, तो मुझे हिम्मत ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि कहीं उनको ये ना लगने लगे कि मैं उनके लिए एक बोझ बन गई हूँ, या मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जबकि मेरे जैसी लड़की आपको मिल भी नहीं सकती है। दोस्तों, मैंने इतनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना, कभी-कभी बहुत कुछ अच्छा खाने का मन भी करता है ना, तो मम्मी से बहुत इन रेयर केस मैं बोलती हूँ कि मुझे आज ये चीज़ खाने का मन कर रहा है, थोड़ा पैसा होता तो खा लेती। मैंने कितनी बार तो अपनी इच्छाओं को दफ़न किया है, सिर्फ़ इस वजह से, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं अर्न नहीं कर रही हूँ। मैं अपने पैसे पे
आस रखती हूँ, मैं किसी के पैसे पे आस नहीं रखती हूँ कि मेरा भाई अर्न कर रहा है या मेरी फैमिली में कोई अर्न कर रहा है तो वो मुझे दे दे, नहीं। मैं अपने कंधों पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ ना। जब मैं करने लगूँगी तब मैं खाऊँगी, तब मैं अपने शरीर पे ध्यान दूँगी, तब मैं अपनी बॉडी को प्रायोरिटी पे रखूँगी। ये सारी जो थिंकिंग है वो मेरे माइंड में चलती थी, जिसके चलते धीरे-धीरे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। वहाँ पे मुझे बैक टू बैक फ़ीवर आता था, बैक टू बैक फ़ीवर आता था। मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा शरीर में कह सकते हैं कि बीमारियाँ पनपने लगी थी। फिर मैं घर आई, तो घर आके गाँव जब मैं गई तो वहाँ पे पूरा मेरा सब कुछ चेंज हुआ, पूरी हवा चेंज हुई, पानी चेंज हुआ और मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही एक तरीके से पूरा चेंज हो गया, जिसकी वजह से वहाँ ग्रेजुअली मैं 5 से 6 दिन रुक पाई थी अच्छे से गाँव में अपने में। उसके बाद इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी, वहाँ से फ़ीवर, फिर बैक टू बैक मेरे को फ़ीवर रहने लगा, जिसके चलते फिर मम्मी ने गाँव के पास में कस्बा है, वहाँ से मेरी दवाई करवाई। वहाँ पे भी लगभग 10,000 रुपए मेरे खर्च हो गए। इतनी सारी ड्रिप लगी, मैंने दिखाया ही था और पिछले अगर फ़ोटोज़ मेरे पास पड़े होंगे तो मैं लगा दूँगी, आप देख सकते हैं आराम से। तो वहाँ पे हुआ क्या कि मेरी तबीयत ग्रेजुअली इतनी बिगड़ गई कि वहाँ तक स्थिति पहुँच गई कि मेरे को मलेरिया हो गया, ठीक है? मतलब पहले जो कस्बा से डॉक्टर से दवा ली थी, वहाँ से वो ड्रिप लगाता रहा, उसने भी मेरा ब्लड टेस्ट किया, तो उसने बताया कि मेरे को मलेरिया है और भी मतलब प्रॉब्लम हो गई है मेरी बॉडी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है, अगर यहाँ से ठीक हो जाती, क्योंकि इंसान यही सोचता है ना, मेरे घर पे और तो कोई है नहीं, भैया यहाँ रहते हैं तो मम्मी वहाँ किसकी हेल्प लें, कोई ड्राइव करने वाला भी नहीं था। तो इसलिए फिर मैं और मेरी मम्मी ने पूरी जान झोंक दी मेरे को सही करवाने में। लिटरली गाइस, माँ जैसा ज़िंदगी में कोई भी हो ही नहीं सकता। सच में माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चे को हर एक परिस्थिति में ठीक और स्वस्थ देखना चाहते हैं। ये मैंने अभी से नहीं, बहुत पहले से चीज़ें देख ली थी, लेकिन इतनी तबीयत मेरी फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी मतलब 24 घंटे मेरी चारपाई के पास बैठी हुई हैं, मेरे पैर दबा रही हैं, मतलब एकदम मतलब छोटे बच्चे की तरह माँ ने मेरी सेवा की। मेरे को अंदर से इतना ऑकवर्ड लगता था, इतना बुरा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे को फिर मैं ओवरथिंकिंग करने लग जाती थी। और जब वहाँ कस्बे वाले डॉक्टर को दिखाया तो उसने कल लगभग 8 से 10 दिन मेरी दवा चलाई। उसके बाद भी मेरे को फ़ीवर आने लगा। फिर मम्मी ने मेरी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पड़ती है वहाँ से दवा कराना शुरू की, जो कि मेरी डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी है। तो वहाँ से मेरी दवा चली, डॉक्टर ने पहले 3 दिन की दवा दी, उसके बाद 5 दिन की दी, ऑलमोस्ट उसकी 8 दिन की दवा थी। और उसने एक्सरा वग़ैरह करवाया मेरा चेस्ट का पूरा और ब्लड टेस्ट करवाया, दवाएँ दी, बहुत गरम दवा थी उसकी, बहुत ज़्यादा गरम थी। तो उसने बहुत सारी दवाइयाँ दी और पता है, दवा लेने के लिए मैं और मेरी मम्मी गाँव से पैदल आते थे कस्बे तक, क्योंकि वहाँ तक कोई ऑटो वग़ैरह कोई व्हीकल नहीं चलता है। आपका पर्सनल व्हीकल है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई पब्लिक व्हीकल नहीं चलता है। तो वहाँ से हमें लगभग 3 से 4 किलोमीटर हम लोग पैदल आते थे, क्योंकि अब कोई हेल्प ही नहीं करता है। जब आपके पास में बाप होता है ना आपके घर में, तो हज़ार लोग आपकी हेल्प करने को तैयार होते हैं। लेकिन जब लेडीज़ होती हैं और वो उनको सब बेसहारा समझने लगते हैं, और ये चीज़ लाचार बनना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है लिटरली। मैं अपनी माँ से भी यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत सर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि आप जिसके सामने जितना लाचार बनोगे, जितना ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे, लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, खुद को खुद ही सँभालो, है ना? ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। एक अलग बात है कोई आपकी बिना किसी ताने के या बिना किसी एहसान के आपकी हेल्प कर रहा है, ऐसे ही हेल्प कर दे रहा है, तो वो एक अलग अलग बात है, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कोई एहसान जता के आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो उस हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। मैं तो ये मानती हूँ, बिकॉज़ मैंने आचार्य सर से यही चीज़ें सीखी हैं, तो उस शिक्षा को मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करती हूँ, ठीक है? तो हम लोग वहाँ से पैदल आते थे कस्बे तक 4 किलोमीटर। उसके बाद पर्सनल व्हीकल तो कुछ था नहीं, पापा की जो बाइक है वो ड्राइव करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं बाइक चला लेती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं
ऐसे खड़ी भी नहीं हो पाती थी, इतनी ज़्यादा बॉडी वीक हो गई थी मेरी। तो मेरी मम्मी मुझे पकड़ के वहाँ तक लाती थी बैठ के, और ऐसे ही आराम कर के पेड़ के नीचे फिर हम लोग चलते थे, ठीक है। ये मेरी गाँव की परिस्थिति बता रही हूँ जो मैं अभी गई थी। वो उसके बाद में डेली हम दवा लेने जा रहे हैं, डॉक्टर डेली दवा लिख दे रहा है, वहाँ पे भी हमारा 20,000 यानी कि 20,000 रुपये मेरे डिस्ट्रिक्ट में खर्च हुए मेरे ऊपर। मम्मी ने एकदम हक लड़ा दिया, मम्मी ने कहा मेरी बच्ची को सही कर दो, आप पैसे की टेंशन ना लो। मम्मी ने इधर उधर से पैसा लिया, कर्जा लिया मेरे लिए, और मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी को ठीक कर दो, क्योंकि वो है तो मैं हूँ। मतलब मम्मी का इतना ज़्यादा प्यार है, भले ही मेरा भाई है लेकिन मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो और समझदार भी हूँ। मतलब मैं हर चीज़ को सँभाल लेती हूँ। मेरा भाई इतना अच्छे से घर नहीं सँभाल पाता है, लेकिन मैं सँभाल लेती हूँ। मैं हर परिस्थिति में अपनी फैमिली को जोड़े रखती हूँ। उनके बीच में कोई टेंशन पैदा नहीं करना चाहती हूँ। मेरी आदत ऐसी है, मैं खुद झेल लेती हूँ लेकिन उन्हें नहीं देना चाहती टेंशन। लेकिन कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, बच्चे की आवाज़ धीमी पड़ते ही वो पहचान जाती है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये माँ की परिस्थिति होती है एक्चुअली। तो वहाँ जब गए डेली दवा लेके आते थे, और मैं क्लिप भी लगा दूँगी अगर मेरे पास वीडियो होगी तो, जो हम ऑटो से जाते थे मैं और मेरी मम्मी। सोच के देखो, हम 2 अकेले और जा रहे हैं इतनी दूर तक, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरे गाँव से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर हम लोग जाते थे इतनी बुरी परिस्थिति में, और वहाँ से आते थे। मम्मी बहुत थक जाती थी, फिर मम्मी पूरा घर का काम करती थी आके, क्योंकि मैं तो बीमार थी, तो मैं तो आके लेट जाती थी और आराम करती थी। डॉक्टर ने बहुत रेस्ट बताया था, तो मम्मी बेचारी वहाँ से मेरे साथ दवा दिलवाने, क्योंकि भाई आप ट्रैवल करोगे तो आपको थकान ऑब्वियसली आपकी बॉडी में हो ही जाती है। लेकिन मेरी मम्मी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मेरी मम्मी मुझे दवा दिलवाने के बाद घर आती थी, और मेरे घर पे एक भैंस भी है तो उसको संभालती थी, उसका पूरा काम करती थी। घर मेरा इतना बड़ा है गाँव में, बहुत फील्ड टाइप का, तो उसका पूरा झाड़ू बर्तन खाना दोनों टाइम का, और पानी की व्यवस्था हमारे गाँव में उतनी अच्छी है नहीं, तो पानी दूर से लाना पड़ता है, वो पानी भी लेके आती थी। मतलब मम्मी ने बहुत हार्ड वर्क किया वहाँ पे। क्या हुआ कि डॉक्टर की जो दवा थी, जहाँ डिस्ट्रिक्ट से मैंने दवा ली थी, वो इतनी गर्म दवा थी, इतनी गर्म थी कि मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन दवा खा पाई थी। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से, मतलब अचानक से ही मेरे पेट दर्द शुरू हो गया, और ये जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स यहाँ पे मतलब स्वेलिंग टाइप की होने लगी, और ये दुखने लगे। मतलब ऐसे मैं बैठती थी ना तो भी बहुत ज़्यादा पेन होता था। ये चीज़ मैंने मम्मी को 2 दिन तक नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगा कि मम्मी परेशान हो जाएंगी कि अभी तो इसको फ़ीवर की दवा दिलवा के फ्री हुए हैं, अभी ये प्रॉब्लम फिर हो गई। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये चीज़ मैं अपनी मम्मी के साथ शेयर करूँ। मैंने छुपाए रखी ये सारी चीज़ें, लेकिन छुपाने का नतीजा इतना बुरा निकला दोस्तों। मैं सोच रही थी कि दर्द ठीक हो जाएगा, मैं टहलती थी, पता है मैं बहुत टहलती थी, इसीलिए कि मेरी पेट का दर्द थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए और मुझे रिलैक्स मिल जाए। लेकिन अंदर-अंदर क्या प्रॉब्लम बन रही थी मेरी बॉडी में, आई डोंट नो। रियली मैं अवेयर नहीं थी उस चीज़ से, और ऐसा आप लोग कभी मत करना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ कभी कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करो किसी न किसी से, क्योंकि परिस्थितियाँ जब ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तो घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं। ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें चली रही थी दोस्तों। 3-4 दिन तक लगातार मेरे पेन हुआ यहाँ पे, और पेट दर्द होने लगा, पेट में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा। मैं मतलब बहुत ज़्यादा अजीब-सा मुझे अलग से फ़ील होने लगा। फिर मेरे को वॉमिट होने लगी। 2 दिन पहले मुझे वॉमिट धीरे-धीरे हुई, 1-2 हो जाती थी, ऐसे-ऐसे हुआ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक से पूरी रात मुझे वॉमिट हुई, पूरी रात वॉमिट हुई, पूरे सुबह निकल गई वॉमिट में। मम्मी ने कहा कि प्रॉब्लम क्या है? फिर मम्मी ने भैया को बताया, और भी जो मेरे रिलेटिव थे उनको थोड़ा बताया। उन्होंने जब उनका फ़ोन आया तो मम्मी ने बताया कि ऐसी-ऐसी परिस्थिति है। तो जब उन लोगों को पता लगा तो उनको भी लगा कि स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर एक दिन, एक रात ऐसी आई जो मेरे लिए मैं कह सकती हूँ कि मैं बच गई ज़िंदा। वही मेरे लिए भगवान का शुक्रिया है। मम्मी ने इसके लिए बहुत प्रसाद वग़ैरह बाँटा, और मम्मी ने मतलब बहुत पूजा पाठ किया, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी। सच में गाइज़, जो मैं आपके सामने बैठी दिख रही हूँ ना, मैं आज आपके सामने होती ही नहीं, क्योंकि वो रात इतनी भयानक थी मेरे लिए। मैंने रात के 12 बज रहे थे पहली बार, तो रात के 12 बजे मेरे को वॉमिट आई।
जब वॉमिट आई तो मैं वॉमिट कर रही हूँ और मम्मी मेरी सो रही हैं, क्योंकि मैं उनको जगा ही नहीं रही हूँ, इसीलिए कि उनको टेंशन ना हो जाए मेरी वजह से। तो मैं वॉमिट करके फिर मैं टहलने लग जा रही हूँ, और वॉमिट जब होती है तो पूरी बॉडी के पार्ट्स हिल जाते हैं, एकदम से निचुड़ जाते हैं अंदर से आप एकदम से। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। पूरा ऐसे मतलब बॉडी एकदम वीक पड़ गई मेरी। फिर 2 मिनट बाद मतलब वॉमिट, फिर 2 मिनट बाद, मतलब कंटिन्यूअसली वॉमिट हुई जा रही थी। फिर रात के बज रहे थे 2। फिर मम्मी ने गांव के जो भैया लोग हैं उनको बुलाया, कि ज़्यादा मेरी तबीयत, मम्मी को पता लग गया तो उनको बुलाया। उन्होंने मुझे अजवाइन वगैरह, जो मतलब घर की चीज़ों से ठीक हो सकती थी चीज़ें, उन्होंने वो कोशिश की। जीरा, हींग वगैरह वो सब भून के मुझे दिया मम्मी ने रात के 1:30 बजे ये सब प्रोसेस चल रहा है। लेकिन फिर भी कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं हो रहा था किसी भी चीज़ से। उल्टी पे उल्टी हुए जा रही थी, वॉमिट पे वॉमिट हुए जा रही थी मेरे को। फिर रात के 2 बजे मुझे ब्लड की उल्टी हुई, रियली। और मतलब फिर मम्मी काँप गई एकदम से। तो मम्मी ने फिर इधर उधर फ़ोन घुमाना शुरू किए, भैया को फ़ोन किया, क्योंकि मैं वो मतलब वॉमिट करने के बाद ऐसे डली रह गई थी, मुझे सांस ही नहीं आ रही थी एकदम से मतलब। तो मम्मी डर गई कि क्या हुआ। फिर रात के 2 बजे भैया गाड़ी लेके गाँव गए, और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए। एक हॉस्पिटल ले गए डिस्ट्रिक्ट में ही मेरे में, उन्होंने मना कर दिया कि परिस्थिति ज़्यादा ख़राब है, हम एडमिट नहीं करेंगे। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए। इस दौरान मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी, इतनी जल्दी जल्दी गाड़ी। रिलेटिव वगैरह भी मेरे सब जो 1-2 हैं जो मानते हैं, वो इकट्ठे हो गए थे, मतलब मेरे जीजाजी वगैरह, तो वो लोग थे। फिर उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में गए, इमरजेंसी वार्ड में मुझे ले जाया गया। वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया तो थोड़ा रिलैक्स मिला मेरे को अंदर से। ड्रिप वगैरह चढ़ाई, लेकिन उन्होंने ड्रिप वगैरह छोटी सी चढ़ा दी थी। इतना सब कुछ होने के बाद 5 मिनट बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब। फिर मेरे को उसी हॉस्पिटल में ले गए। तो फिर उन्होंने मेरी बहुत सारे टेस्ट किए, जैसे ब्लड टेस्ट किया, एक्सरे किया, और मतलब इतने टेस्ट हुए कि मुझे तो याद भी नहीं है कौन कौन से टेस्ट हुए थे। तो फिर ये मेरे टेस्ट हैं दोस्तों, मैं दिखाती हूँ। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम निकली थी मेरी। अब आप लोग कैसे जान पाओगे, लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें मेरे को निकली थी। और लंग्स पे प्रॉब्लम निकली थी मेरे। ये इतनी सारी रिपोर्ट है कि आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, मतलब इतनी सारी कि दिमाग ही ख़राब हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा। ये मेरी जांच वाच हुई बहुत सारी। फिर उस हॉस्पिटल में सारी जांच हो गई थी, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। पेट दर्द बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। मतलब मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी, पेट फूल के ना इतना इतना हो गया था, पेट फूल के। फिर उसके बाद में थर्ड डॉक्टर चेंज किया। उस डॉक्टर ने कहा कि हम एडमिट करेंगे। तो फिर मतलब भैया ने ये बोला कि यहाँ एडमिट करने से बेटर है कि हम जो मेरा मंडल पड़ता है बेसिकली, वो सबसे अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, और वहाँ कम से कम मेरे घर से तो वो होगा ऐसे 70 किलोमीटर होगा, जहाँ मेरे को ले जाया गया। और वहाँ पे डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो फर्स्ट बार में ही डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति बहुत बुरी है। तो फिर मैं 5 दिन वहाँ डॉक्टर के यहाँ एडमिट रही। इतनी ड्रिप लगाई गई दोस्तों कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ आप लोगों को, कि मैं इतनी बेहोश पड़ी रहती थी। मुझे कुछ फिर धीरे धीरे मुझे फ़ायदा होने लगा। फ़ायदा ऐसे नहीं कह सकते कि एकदम से हो गया, लेकिन धीरे धीरे मतलब पेट दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन मैं फ्रेश नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, और मतलब बॉडी एकदम वीक हो जा रही थी मेरी, और मैं ऐसे ऐसे ही पड़ी रहती थी यूँ करके। लेकिन मम्मी की थोड़ी टेंशन कम हुई, क्योंकि जब मैं उस डॉक्टर पे गई, मेरे को 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए गए, फिर भी पेट सही नहीं हुआ। उसके बाद हम उस डॉक्टर पे 5 दिन एडमिट रही, 2 बार फिर गए उस पे। फिर हम 4th टाइम फिर गए उस 4th वाले डॉक्टर पे। तो वहाँ हमने बताया कि मतलब मैं फ़्रेश नहीं हो पा रही थी, और मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी। ये सब चीज़ें मैंने उनको शेयर की। फिर उन्होंने दवाइयाँ दी। तो फिर जाके फिर उस दवाई से भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। उनकी दवा ऐसी थी, 2 दिन में ही ऐसे मैं मतलब बॉडी से सब कुछ ऐसे लग रहा था निकल गया, लेकिन हाँ मैं फ्रेश हो गई थी। तो थोड़ा ठीक लग रहा था उस दवा से। फिर धीरे धीरे पूरा परिस्थिति धीरे धीरे ठीक होती चली गई। और वहाँ उस 4th डॉक्टर पे पता है दोस्तों, 50,000 रुपये मम्मी के खर्च हुए। मतलब मेरे को इस बार 50,000 वो, और 10
10 उस डॉक्टर पे, 10 गाँव वाले डॉक्टर पे, मतलब 70,000 रुपये खर्च हो गए मेरे ऊपर, ठीक है। इतने में अगर मैं कुछ खा लेती तो मैं कितनी बॉडी मेरी, ऐसे कहने का मतलब होता है, लेकिन जब आप एक्चुअली में खाने के लिए पैसे खर्च करते हो तो आप बचाना ही चाहते हो कि यहाँ से मेरे 5 रुपए बच जाएँ, यहाँ से 2 रुपए बच जाएँ। मैं बहुत बचाती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे घर पे मम्मी है कमाने वाली, भैया अपना-अपना कर रहे हैं। देखो भाई का अपना सिस्टम होता है, भाई कभी उतना, अब पहले जैसे भाई नहीं रहे हैं जो उतना वो करें, लेकिन ठीक है भैया ने भी थोड़ा बहुत खर्च किया, लेकिन मम्मी ने पूरी जान झोंक दी थी। मम्मी ने कहा था कितना भी मैं कर्ज़ा ले लूँगी लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दो। मतलब ऐसा स्टेटमेंट था हर डॉक्टर से मेरी मम्मी का। तो फिर वहाँ उस डॉक्टर ने, जो 4th डॉक्टर पे हम दवाई चल रही थी, उसने अलग से टेस्ट कराए। वहाँ ब्लड टेस्ट अलग हुआ, एक्सरा अलग हुआ, सिटी स्कैन हुआ मेरा, पता है? सिटी स्कैन एकदम मशीन में लिटा के करते हैं, तो वहाँ पे मेरी नस ही नहीं मिल रही थी। मतलब क्योंकि मेरे हाथ बहुत पतले-पतले हैं तो नस नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने ना पूरी जगह मेरी कोई ऐसी नहीं छोड़ी बाजू में जहाँ पे उन्होंने ड्रिप की, मतलब वो सुई जो होती है ना, उस चुबा-चुबा के नहीं देखी हो। ये सब कुछ देख रहे हैं ना, ये तो अभी भी स्वेल है, ये देखो डिफ़रेंस। ये तब भी नेक ठीक हो गई है, ऐसे चलाती हूँ मैं हाथ तो इसकी नस तब भी अब इतना दर्द नहीं करती हैं। लेकिन ये जो बाजू है ना मेरी, अभी भी स्वेल है, यहाँ पे पूरा ये पड़ गया है। ये देखो यहाँ पे एक गाँठ जैसी पड़ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे पड़ गई है। उसके बाद ये देखना, ये नस देखो, यहाँ पे एक गाँठ जैसी पड़ गई है, यहाँ पे बहुत दर्द होता है। ये पूरी नस है ना, जब कोई धमक, ऐसे जैसे मैं कपड़े धुलती हूँ, तो कपड़े धुलते टाइम जब जैसे धमक पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें। अभी भी कितने दिन हो गए हैं फिर भी ये पूरी स्वेल है अभी भी मेरी, ये बाजू अभी काम नहीं करती सही से, पर फिर भी मैं करती हूँ। मैं कभी बैठना मुझे पसंद नहीं आया, मुझे जब मैं बैठती या लेटी रही थी ना बीमारी में, तब भी मेरे को लगता था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मतलब मन नहीं करता था, और पढ़ाई छूट रही थी तो उसकी टेंशन अलग थी। तो उस डॉक्टर की धीरे-धीरे दवा चलती रही, धीरे-धीरे मेरी तबीयत ठीक होती रही, लेकिन डॉक्टर ने इतनी सारी चीज़ें सजेस्ट की हैं। पहली चीज़ तो मुझे डॉक्टर ने बोला, तुम ओवरथिंकिंग बहुत करती हो बेटा, स्ट्रेस बहुत लेती हो, इतनी एज नहीं है तुम्हारी स्ट्रेस लेने वाली, स्ट्रेस कम करो, एकदम हैप्पी रहो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मैं खुश रहूँ दिन भर में, और ऐसी चीज़ें कुछ करो कि खुश रहूँ, ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपको खुश रख पाएँ। और सेकंड चीज़ उन्होंने बोली कि खाने पे तो बहुत प्रॉपर ध्यान देना है, मेरा जो एज है उसके अकॉर्डिंग वेट बहुत कम है, तो उन्होंने कहा 45-46 तो होना ही चाहिए वेट एटलीस्ट, तो वेट पे ध्यान दो, और फ्रूट्स सबसे ज़्यादा बताए हैं, फ्रूट्स खाओ, मतलब जो बॉडी में पावर ला सकती हैं चीज़ें उनको खाने की कोशिश करो। और पहले तो उन्होंने लिक्विड चीज़ें बताई जैसे दलिया, खिचड़ी, ये सब, यही सब चला, कम से कम 15 दिनों तक मैंने यही खाया था। सोच के देखो, अच्छा भी नहीं लगता था फिर भी खाना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें चली, और डॉक्टर ने अब तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सजेस्ट कर रखी हैं कि प्रॉपर आपको ब्रेकफ़ास्ट करना है, भूखे पेट नहीं रहना है, और प्रॉपर तरीके से आपको दिन में खाना खाना है, शाम को खाना खाना है, रिफ़्रेशमेंट के तौर पे 4-5 बजे समथिंग कुछ खाना है, और रात में कुछ खाना है। मतलब खाना बहुत है आपको, और इधर-उधर की वैसी चीज़ें नहीं खानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, और रोटी बता दी है, और पतली-पतली रोटियाँ, ये सब बता दिया है, एंड सैलेड खाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डॉक्टर ने मुझे लास्ट में सजेस्ट की वो ये थी कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस तुम बहुत लेती हो इसलिए तुम्हारी ये सिचुएशन बनी है, बाकी धीरे-धीरे ठीक हो जाओगी। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दी, लेकिन पैसा बहुत खर्च हो गया दोस्तों, मम्मी ने इधर-उधर से बहुत लिया। तो मम्मी अभी भी बोलती हैं, "तू पैसे की टेंशन मत लिया कर, तू ये सब चीज़ें सोचती है तो तेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है।" तो ये था एडमिट क्यों रही थी, मेरे साथ में क्या परिस्थिति हुई, सब कुछ बता दिया। जब दोस्तों मेरा सिटी स्कैन हो रहा था, मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी, मुझे अपने पापा की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ना एकदम लेटा देते हैं सिटी स्कैन वाली मशीन में, और साँस रोकना, छोड़ना, ये सब करवाते हैं। मेरे को तो, मैं बीमार थी, और मतलब वो ड्रिप जो लगा रहे थे उसमें बहुत पेन हो रहा था। उससे पहले मेरे को 1 बॉटल वाटर पूरा पीना था, उसमें लिक्विड पता नहीं क्या उन्होंने दवाइयाँ मिलाई हुई थी, और ऊपर से मेरा पेट फूला हुआ था, सोच के देखो, और ऊपर से पानी और पीना था, तो इतना ज़्यादा मेरे को वहाँ भी वॉमिट हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा कि मैं बच गई, वही मैं भगवान का शुक्रिया मानती हूँ।
अब मैं इसीलिए पता है इसीलिए कोशिश करती हूँ कि कम टेंशन लूँ, कम स्ट्रेस लूँ, कम ओवरथिंकिंग करूँ, क्योंकि इतना पैसा मेरे पे खर्च हो चुका है 60 से 70 हज़ार रुपये, और वो मम्मी ने कर्ज़े पे सब कुछ इधर-उधर से लेके करा है। तो मैं बस चाहती हूँ कि मम्मी दोबारा से मेरे लिए उतना परेशान ना हों। उन्होंने जैसे-तैसे मुझे सही करवाया है, इसीलिए जो घर के काम करती हूँ ना, ये मम्मी से छुपा के कर रही हूँ, उनको बताती भी नहीं हूँ, वरना वो बहुत डाँटेंगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मम्मी बोलती हैं अब तू आराम कर, टेंशन कम लिया कर, तू बहुत टेंशन लेती है, बहुत ओवरथिंकिंग करती है। ठीक है, तू अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएगी, इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेती है? मेरे को सिर्फ़ यही टेंशन रहती है कि मुझे अपना पैसा कमाना है, अपना अर्न करना है, ताकि मैं किसी के लिए बोझ ना बनूँ। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से रात में जब लेटती हूँ तब भी नींद नहीं आती है। यही सोच-सोच के कि कुछ अपना करने लगूँ, ताकि मैं मतलब अपने आप में ही प्राउड फ़ील करने लगूँ कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। ये चीज़ हो जाती है। तो यही थी पूरी स्टोरी दोस्तों। अब बात करते हैं कि मैंने अपने बाल क्यों कटवाए, इतने शॉर्ट क्यों करवा लिए। तो बेसिकली बाल कटवाने का एज़ सच कोई रीज़न नहीं है, बट रीज़न ये है कि जब मैं दिल्ली में थी, तब भी मैं सोच रही थी कि मैं अपने बाल कटाऊँगी, लेकिन वहाँ पे मौका ही नहीं मिला, और उसके बाद मुझे घर आना पड़ा, जिसकी वजह से फिर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि टाइम ही नहीं मिल रहा था और सारी चीज़ें ऐसे हो जा रही थी। फिर मैंने बीमारी में जब मैं यहाँ पे थी, तो जब मेरे को डॉक्टर की दवा चल रही थी, तो बाल सँभाले नहीं जाते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे को उलझन होती थी, क्योंकि मेरे पापा ना हमेशा से मेरे इतने बाल रखते थे लड़कों जैसे। मेरे पापा को लड़कों वाले बाल पसंद थे, तो इसलिए छोटे बाल ही मुझे पसंद हैं। मुझे लॉन्ग हेयर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, अपने मन में भी नहीं अच्छे लगते हैं और सँभलते भी नहीं हैं। जब चीज़ों की केयर ना हो पाए तो वो चीज़ रखनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं बाल कटाने गई, और मैं तो और भी छोटे करा रही थी, लेकिन मेरी भाभी ने बोला कि यहाँ तक करा लो, तो फिर कराने पड़े, लेकिन मैं तो चाह रही थी यहाँ तक करा लूँ। तो बाल कटाने का रीज़न यही था कि मुझसे सँभले नहीं जाते, और मुझे शॉर्ट हेयर शुरू से ही पसंद है। मेरे पापा बहुत छोटे-छोटे बाल रखवाते थे मेरे, इसलिए मैंने बाल कटाए, और यही चीज़ें थी। फ़िलहाल तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब मैं अपने पुराने अंदाज़ में आपको दिखूँगी, और इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ, आप लोग अगर मुझसे प्यार करते हो तो मैं चाहती हूँ कि टेंशन वाली चीज़ें ना हों। ठीक है, आप लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुद को खुश रखने की, और बहुत कोशिश करती हूँ कि टेंशन वाली चीज़ों को दूर रखूँ। यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। देखो, जीवन है, जीवन में उतार-चढ़ाव सब कुछ आएगा, लेकिन उन परिस्थितियों से आप मज़बूत बहुत हो जाते हो, ये बात तो मैंने देखी है। जब परिस्थितियाँ आती हैं, तो जब हम झेलते चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं पत्थर जैसे बनते चले जाते हैं। तो वही चीज़ है। बाकी मेरी मम्मी की हिम्मत के लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हैं, मतलब उनसे बड़ा मोटिवेशन मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। देयर इज़ नो मोटिवेशन विदाउट हर। शी ऑलवेज़ स्टूड एज़ अ पिलर फॉर मी, ऑलवेज़ स्टूड एज़ अ पिलर फॉर मी, रियली गाइज़। मतलब मम्मी के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट हर, रियली। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मम्मी ने मेरे लिए स्पेशली, चाहे मेरी पढ़ाई हो, मुझे कहीं बाहर जाना है किसी चीज़ के लिए, हमेशा परिवार से लड़ाई की है, हमेशा सैक्रिफाइस किया है मम्मी ने। अपनी लाइफ को दाँव पे रख के मुझे प्रायोरिटी दी है कि तू कर लेगी, तू ऐसा कर। मम्मी ने बहुत किया है, तो बस मम्मी की हिम्मत के सहारे मैं जी रही हूँ। शायद आपके सामने इसीलिए बैठी हूँ, क्योंकि वो ना होती तो मैं ना होती, है ना? बहुत बुरी परिस्थिति हो गई थी दोस्तों। तो चलो, आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। और भी अगर कोई चीज़ें आपको पूछनी हो, कोई क्वेश्चन पूछने हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अभी भी मुझे घर के काम करने हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है, तो मुझे घर गंदा दिखता है, तो भाई मुझसे तो नहीं रहा जाता। इसलिए मैं काम धाम इन सब चीज़ों में लगी हुई हूँ अभी। लेकिन पुराने अंदाज में रक्षाबंधन के बाद फिर से आपको दिखूँगी, और मैं कोशिश करूँगी जिस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर पाती थी, जिस तरीके से लड़कियों को मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से उनको अपनी स्टोरी के थ्रू मोटिवेट कर पाती थी, वो फिर से करूँगी। सब कुछ चीज़ें दोबारा से होंगी। बस यही है, थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को संभलने में, और यही हमारी कहानी थी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्रोटेक्ट योरसेल्फ माय चैंपियंस।